साथियों, आज एक नया वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। साथियों, आज सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न यह है कि आज़ादी के 78 वर्षों के बीत जाने के बाद भी हम ये देखते हैं कि हम भारतीय इस तरह का आचरण करें कि देश में प्रगति हो। कुछ मुद्दे हैं जो 4-5 आपके सामने अभी आएंगे, जिसका हम पालन करें तो कुछ हद तक हमारे अंदर स्वाभिमान का विकास होगा और हम प्रगति के दौर में हैं और प्रगति को कुछ सार्थक करने की दिशा में रहेंगे। साथियों, हमारे देश की बहुत अच्छी परंपरा रही। यह सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। यहाँ कहा जाता था कि दूध की नदियाँ बहती थी। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि आज अंग्रेज़ों से गुलाम होने से पहले हम लोग लगातार 1800 साल तक हमारी जीडीपी 36% रही और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारे जीडीपी का भाग 30% था। प्रश्न यह उठता है कि इन सारे के बाद हम मुगलों के गुलाम हुए, अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, आज हम आज़ाद हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कुछ लो स्टीम पर हमारा देश है और हम लोग चल रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी बात यह है कि हमको एक तो विशुद्ध रूप से हम सारे भारतीयों को अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा करनी है। हमें सबसे पहले सोचना है कि हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे और भारतीय के रूप में ही हमारा अंत होगा। ऐसा अंबेडकर साहब का भी मत था और मेरा ये कहना है कि इस देश में न कोई पक्ष है न विपक्ष हो, केवल हिंदुस्तान ही पक्ष हो। हमारी सोच में, हमारी चेतना में केवल भारत हो। इसके लिए हमें सचेत रहना है और हमें हर समय वह कार्य करना है जो देखना है कि देश के हित में हो। कोई कार्य अगर देश के हित में नहीं है तो हम उसमें नहीं करेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसको पूरी राष्ट्रीय चेतना के साथ कार्य करेंगे। हम अपने प्राचीन काल की बहुत बातें हैं, एक लंबा इतिहास है, केवल एक छोटी बात से अपनी बात शुरू करेंगे। एक बार जब फाहियान हमारे पाटलिपुत्र में आया था तो पाटलिपुत्र के राजा के यहाँ एक मुकदमे की बहस हो रही थी। वो उस दरबार में प्रेजेंट था। विषय यह था कि एक किसान ने अपने 2 बीघा जमीन बेची थी और दूसरे किसान ने खरीदी थी। दूसरे किसान जब खेती करने लगा तो उस समय एक सोने से भरा हुआ घड़ा जिस किसान ने जमीन का क्रय किया था उसको मिला। तो वह किसान, पूर्व के किसान जो उस खेत का होल्डर था, उसको कहा कि भाई तुम्हारे खेत में घड़ा मिला है सोने का, तुम उसे वापस ले लो। जिस किसान ने बेचा था उसने कहा कि मैंने तो भाई तुमको अपना पूरा खेत बेच ही दिया, अब उसमें जो भी पैदावार हो रही है वो तुम्हारा होगा, इस खेत के नीचे जो कुछ मिला वो तुम्हारा हुआ। दोनों एक दूसरे से सहमत न होते हुए त्याग की एक मिसाल पेश करते हैं। तो यह विवाद राजा के दरबार में गया। राजा ने कहा कि भाई जब तुम नहीं लोगे और इसने भी खरीदा है ये नहीं लेगा तो हम भी इस धन को नहीं लेंगे, क्योंकि राज्य भी उसी धर्म खर्च, उसी पैसे से, उसी राज से, उसी संपदा से चलेगा जो हम टैक्स के रूप में लोगों से पाते हैं और उसी से हम अपने देश की लोगों की सेवा करेंगे। इस सोने से बड़े घड़े पर तुम्हारा अधिकार हो या इसका अधिकार हो, तुम लोग तय करो।
इस बात को फायान देख करके आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय चरित्र इस देश में है। तो यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम इस स्तर पर, नैतिकता के स्तर पर, अन्य मुद्दों पर हम ऐसा लग रहा है कि हम कुछ लचर हो रहे हैं। तो हमें कुछ बिंदुओं को सोचना होगा कि हमारा रोल क्या हो। साथियों, सबसे पहले मैं हर व्यक्ति, हर धर्म के पालन करने वाले लोग, हर राजनीतिक दल सबसे उम्मीद करते हैं कि 3 बातों पर तो मित्रों कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक तो विदेश नीति के नाम पर, और राष्ट्रीय सुरक्षा का जहाँ तक प्रश्न हो, राष्ट्रीय सुरक्षा में हम ये भी कहते हैं कि इस देश की सत्ता को बिल्कुल निर्मोही ढंग से अपनी विदेश नीति चलानी चाहिए। किसी भी तरह की उदारता विदेशी राष्ट्रों, आक्रामक राष्ट्रों के साथ हमें नहीं दिखानी है। और हम पक्ष में हों, विपक्ष में हों, प्रतिपक्ष में हों, कहीं हों, हम हमेशा इन 3 बिंदुओं पर, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर, हमारा एक ही स्वाभिमान होगा, भारत का स्वाभिमान। और भारत के स्वाभिमान के आगे हमारे स्वाभिमान का कोई मूल्य नहीं होगा। साथियों, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका तो एकमात्र उद्देश्य इस देश की सेवा करना है। तो हम उन बिंदुओं को देखें। सरकार का विरोध करना विपक्ष का, प्रतिपक्ष का कार्य है, यह सही है। लेकिन हम जब देखते हैं कि आए दिन संसद का बहिष्कार होता है और संसद जो बहस का केंद्र के रूप में बनाई गई है, उसमें बहस न होकर के बहिष्कार होगा और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वॉकआउट होता है। तो मैं इस बात से विपक्ष से भी नम्र निवेदन करता हूं कि बहस चर्चा का केंद्र है, वहाँ चर्चा करें। सरकार आपकी न माने तो आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए तो सड़क है, सड़क से संसद तक आप पहुँचते रहिए। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर जब बहस की बात हो तो आप संसद में अपना पक्ष पुरजोर ढंग से रखिए, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। और दूसरी समस्या हमारे देश में है, हमारे पास एक जातिवाद का ऐसा प्रश्न है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको बहुत हल्के ढंग से विवेचित करने में बहुत आनंद नहीं आएगा। जाति की सच्चाई को हमें स्वीकार करते हुए हम लोगों से अपील करते हैं कि जाति को वैवाहिक बंधन के लिए, आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए, शादी ब्याह के रूप में आप प्रयोग करें। आपकी जाति के पास एक ऐसा संगठन हो जो मान लीजिए कम से कम अपनी ही जाति के लोगों के शिक्षा के स्तर को उठाने में, उनके आर्थिक आपके पास सहयोग हो, संगठन हो, आप करें। लेकिन जातिवाद जब होता है, जब हमने अपनी जाति के नाम पर दूसरे जाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हितों का जब नुकसान करते हैं, अपनी जाति को फायदा पहुंचाते हैं, तो यहाँ जातिवाद है। वो वाली तो जाति व्यवस्था है। तो हमें इससे बचना है। हम देखते हैं अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। हमने ये देखा कि हमारे समाज में अपनी सोच को तिलांजलि देकर के लोगों ने उन प्रत्याशियों को वोट दिया जो उनकी जाति के थे, उनके विचार से भले ही न मेल खाते हों। तो यह बात समाज में एक निराशा व्यक्त करती है। और साथियों, तीसरा मुद्दा यह है, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार क्यों पनपता है? क्योंकि जब हम भौतिक वस्तुओं को आध्यात्मिक वस्तुओं के ऊपर, मूल्यों के ऊपर ताक पर रखते हैं तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। जब हम यह देखते हैं कि पैसा अमीरी और गरीबी का पैमाना है, हम ज्ञान को, प्रज्ञा को महत्व न दे करके भौतिक वस्तुओं और बहुत हमारे पास अट्टालिका हो, हमारे पास भौतिक साधन हो, कार हो और अन्य तरह से विलासतापूर्ण रहने का साधन हो, तब हम समझते हैं कि हम धनी हैं और कुछ
जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने में असमर्थ हमारी जनता है, वह एक गरीबी है। तो गरीबी और अमीरी का जो एक पैमाना हमारे देश में आज चल चला है, वह एक भ्रष्टाचार की जड़ है। हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक विकास, आत्मावलोकन पर जोर देना है, न कि भौतिक संपदा पर और अपनी शिक्षा पर जोर देना है, क्योंकि यह भी कहा गया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। एक नम्र निवेदन केवल इस भ्रष्टाचार के छोटे से वर्ग पर मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि मैं खास तौर से उन लोगों को जो पैसे के बदले अपनी सेवा करते हैं, यानी जो सरकारी सेवा में हैं, आज हम देखते हैं कि आदमी का वेतन इतना है कि ईमानदारी के साथ काम करके भी इस देश और समाज की भी सेवा कर सकता है और अपना काम भी चला सकता है। अगर नियोजित उसके बच्चे हैं तो उनके शिक्षा और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी सुधार सकता है। तो मेरा नम्र निवेदन ऐसे लोगों से जो पैसे के बदले सीधे देश की जनता का सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से कार्य करें, यथा समय कार्य करें। हाँ, उन कार्यों के संपादन में जितने भी डॉक्यूमेंट लगें, जितने भी कानूनी बाधाएं हैं, जितनी भी औपचारिकता है, उसको आप पूरा करें, लेकिन यह मानते हुए कि जो हमारे ऑफिस में आता है, जो हमारे पास आता है, वह इस देश का नागरिक है। उसका हम काम समय से करेंगे तो उसका समय बचेगा, और उसका काम अगर हम बिना सुविधा शुल्क के करेंगे तो हमें भी एक आत्मिक सुख मिलेगा और उसकी भी आर्थिक क्षति नहीं होगी। तो इससे समाज का बहुत बड़ा भला होगा। साथियों, अक्सर मैं परंपराओं और प्रथाओं पर बात करता हूँ, इसके लिए हम एक नई श्रृंखला लेकर आएंगे, लेकिन बस हम सभी भारतीय लोगों से अनुरोध करते हैं कि वैज्ञानिक सोच के आधार पर आप आगे बढ़ें, आप अपने परंपराओं और प्रथाओं का मूल्यांकन करें, उसकी समीक्षा करें। कहा गया है कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो जो अच्छा है उसे ग्रहण करें, आगे बढ़ाएं, और जो हमें पीछे ले जाने वाली बातें हैं उनको हम छोड़ें। इस पर बहुत बात न करते हुए आगे हम ये देखें कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था, किसी की आलोचना नहीं करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने मेकाले की शिक्षा पद्धति को आज़ादी के बाद भी बढ़ाया। शिक्षा को हमने प्रथम रूप से हम एक नौकरी पेशा का माध्यम मानते हैं, हम अपने विकास का माध्यम नहीं मानते हैं। हम शिक्षा में कुछ व्यक्तिगत चरित्र की बात तो होती है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र की बात थोड़ा कम होती है। हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमें राष्ट्र के प्रति जागरूक करे, राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूक करे, और व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देकर राष्ट्र के प्रति अपने भाव को व्यक्त करने के लिए सक्षम हो। और एक चीज़ मैं ये देखता हूँ कि हाई स्कूल के बाद जब लोगों के वो बदलते हैं कि कोई आर्ट साइड में जाएगा, कोई ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लेगा, कोई विज्ञान का सब्जेक्ट लेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि हाई स्कूल के बाद भी इंटर से पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर यदि कोई आर्ट साइड का विद्यार्थी है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट पढ़ता है, तो जिस तरह से हम सामान्य अंग्रेजी का पेपर आजकल परीक्षाओं में मुख्य रूप से रहता है एक ऑप्शनल पेपर के तौर पर, तो ह्यूमैनिटी का विद्यार्थी ऑप्शनल पेपर के रूप में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक ऑप्शनल पेपर में विज्ञान को पढ़े, और विज्ञान का छात्र इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक करते समय, एमबीबीएस करते समय उसको कोई न कोई एक ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का भी ऑप्शनल पेपर उसके पास होना चाहिए। मेरा ऐसा कहना इसलिए है कि इस विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होगा। मैं ये देखता हूँ कि इंजीनियरिंग किए हुए, एमबीबीएस किए हुए छात्र जब बड़े बड़े पैकेज में नौकरी भी कर रहे हैं, जब उनसे
बहुत 2-4%, 5% लोग ऐसे हैं जो समग्र रूप से बात कर पाते हैं, लेकिन उनकी चेतना समाज और राष्ट्रीय विषयों के क्षेत्र में, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया है कि हो सकता है कि मेरी बात गलत हो तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, लेकिन वो लड़के इन मुद्दों पर कम रुचि लेते हैं तो एक समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो और शिक्षा यह नौकरी पेशा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसलिए एक जीवन दर्शन में जीवन दर्शन की एक समग्रता होनी चाहिए, उसके अंदर वर्तमान के जो करंट अफेयर्स हैं, भविष्य हमारा क्या हो, यह देश की धर जाए, और इस पर हमें विचार करते रहना है। अंत में यह बात आती है कि हम धर्म के रूप में बात करें। साथियों, हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि इस देश का रहने वाला हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है, वह अपने धर्म के आचार विचार को लागू कर सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने धर्म के पालन करने के क्रम में विचार के रूप में, कार्य के रूप में किसी तरह से दूसरे धर्मों के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए। और हर तरह के धर्म के लोग जैसे मानते हैं कि कुरान है इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म की बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का है, हिंदू धर्म में तो ग्रंथों की भरमार है, उपनिषद और वेद को गीता है, रामायण है हमारे पास। हम सबका पहले अध्ययन करें। और एक चीज स्पष्ट है कि यदि हम अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जिस दिन कर लेंगे, हम तो नहीं पाते हैं कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ है। नैतिकता के मानदंड हो, सामाजिक आचार विचार के जो मानदंड हो, मानवता का संदेश देना हो, नैतिकता का संदेश देना हो, हर धर्म एक दूसरे का मुझे सहायक लगता है। केवल जब हम पालन करने लगते हैं तो हमारे अंदर समय के चलते कुछ एक ग्रंथि डेवलप होती है अपने धर्म के प्रति, तो इस ग्रंथ से हमें बचना है। हमें समवेत इस देश की धार्मिक परंपरा, चाहे जिस भी धर्म की हो, जिस समाज की हो, जिस वर्ग की हो, उसका हमें पालन करना है और सबका आदर करना है। एक दूसरे के पर्व में, एक दूसरे के अच्छे अवसरों पर हमको आपस में समागम करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी हमको सोचना है कि जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में, इस देश के धर्म के पालन के रूप में सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है, हमारा देश है। इस देश की मर्यादा, इस देश का स्वाभिमान, इस देश के आगे बढ़ने की जिम्मेदारी हम सभी को है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन हमको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और आगे चल के अन्य बिंदुओं की हम बात करेंगे। और एक बात और है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम डेली कम से कम 2 पेज ही पढ़ें, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, व्यायाम करें, क्यों अपने को स्वस्थ रखें, अपने को जागरूक रखें, तभी हम दूसरे को जागरूकता का संदेश दे सकते हैं। स्वस्थ होकर के हम दूसरे के सामने मानक व्यक्त कर सकते हैं। आपकी उम्र, आपकी सेहत की स्थिति कुछ भी हो, मेरा विश्वास करें कि ज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके लिए प्रगति के हमेशा अवसर हैं। और इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं, इसके पहले मैं बता दूं मित्रों कि 10 अगस्त को मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी और आज 24 तारीख है। इन 12 दिनों में, इन 14 दिनों में, 2 सप्ताह में आपने सब्सक्राइबर्स की शतक लगाई है और आपने हमारे वीडियो को बड़े गंभीरता से देखा है। वॉच टाइम भी
जो बढ़ा है वह मेरे उत्साह को बढ़ाने वाला है। आप ऐसा तो करें ही, लेकिन मेरे जो मैं विचार व्यक्त करता हूँ, जो मैं बात करता हूँ, उस पर अपना कमेंट भी दें कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, ताकि मैं अपना परिमार्जन कर सकूं। यह बात भी सही है कि आप प्रशंसा करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अच्छी बातों को व्यक्त करेंगे, तो हमें एक पुनर्बलन मिलेगा, एक इन्फोर्समेंट होगा। लेकिन हमारे लिए आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्यार है, आपका सहयोग है, आपका कमेंट है। और पुनः पुनः आपको शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।